हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। टेंस से संबंधित एक नया टेंस पढ़ेंगे और वह टेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम अध्ययन करेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रत्येक टेंस होते हैं इसके 4 भाग होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी तीनों आप पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीनों टेंस का हम अध्ययन करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, इस वीडियो में इन तीनों का अध्ययन करेंगे। अच्छा, इसका अध्ययन करने से पहले हम इस टेंस की टाइटल पर चर्चा करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस की अगर हम हिंदी कहें तो आप हिंदी जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस यानी कोई कार्य जो कॉन्टिन्यू हो, लगातार चल रहा हो, या प्रगति की ओर हो, या वो समाप्त ना हुआ हो। ओके, तो इस प्रकार से इस कॉन्टिन्यूअस को अगर हम कहें तो इसकी हिंदी होती है अपूर्ण, या आप कह लें कि प्रगति शील कार्य। ओके, इसको अपूर्ण या प्रगतिशील काल भी हम कहते हैं। इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम अपूर्ण क्यों कहते हैं? अपूर्ण की हिंदी अंग्रेजी होती है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्य पूरा नहीं होता है। क्योंकि जब कार्य चल रहा, जो कार्य पूरा नहीं होता है वही चल रहा होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, वह मैदान में दौड़ रहा है। ओके, इस सेंटेंस को आप ले लेते हैं। अगर उसका दौड़ने का काम पूरा हो जाता तो उसको दौड़ने की जरूरत नहीं थी, काम पूरा नहीं हुआ इसलिए वो दौड़ रहा है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। और जब उसने दौड़ना शुरू किया तो वो कुछ दौड़ चुका, यानी उसके कुछ दौड़ने का काम पूरा हुआ, इसलिए यानी उसकी प्रगति हुई कुछ आगे, और इसीलिए इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ओके, इसलिए इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब आते हैं इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। जब इसका मुझे ट्रांसलेशन बनाना होता है इस तरह के वाक्यों का, तो हम क्या करते हैं, जिस पिछले वीडियो में बताया था कि जो वाक्य की रचना होती है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ओके, लेकिन यहाँ ये ध्यान रहे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं, इस वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ये फाइनाइट वर्ब यानी क्रिया का ही फॉर्म होता है, मुख्य क्रिया का, और जब वर्ब सब्जेक्ट के वचन तथा टेंस, वाक्य के टेंस के अनुसार यूज की जाती है तो यही फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ओके, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है वाक्य का एक स्ट्रक्चर इसी से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो हम आगे जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह की क्रियाएं लगती हैं। ओके, जब हम फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं बच्चों, तो जो हमारा ये फाइनाइट वर्ब है ये 2 प्रकार का हो जाता है। ओके, जिसका जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है, एक स्टेटिव वर्ब, ओके, यानी इस फाइनाइट वर्ब को एक्टिविटी माने एक्शन, एक्टिविटी के आधार पर इस फाइनाइट वर्ब को हमने 2 भागों में बांट के रखा है। एक स्टेटिव एक्शन होगा उसका, और दूसरा क्या होगा? डायनामिक एक्शन होगा। यानी ऐसी क्रियाएं जो स्टेटिव वर्ब्स के रूप में होंगी और ऐसी क्रियाएं जो डायनामिक के रूप में होंगी। अब यहाँ स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है? स्टेटिव वर्ब्स होती है कि ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब होती है जो फिक्स एक्शन को शो करती है। क्या शो करती है? फिक्स एक्शन को, अर्थात इसमें कार्य की शुरुआत तो होती है। कार्य की अगर हम यूँ करें कि कार्य की बिगिनिंग और डेवलपमेंट
और इंड। किसी कार्य की हम शुरुआत करते हैं, फिर वो कार्य आगे प्रगति की ओर होता है, फिर उसका अंत होता है। जो स्टैटिक वर्ब्स होती हैं वो तो कार्य की शुरुआत करती हैं, लेकिन वह किसी इंड पर नहीं प्राप्त होती। क्यों नहीं इंड पर प्राप्त होती हैं? क्योंकि वह क्रियाएं यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ की बात करती हैं। वो सदैव चलने वाली क्रियाएं होती हैं, या एक क्रियाएं ऐसे वाक्यों में यूज की जाती हैं जो सदैव चलने वाले फैक्ट्स की बात करते हैं। ओके, इसीलिए इसको हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। ये क्या करेगी? हमारे परमानेंट के स्थान पर आप इटर्नल समझें तो ज़्यादा अच्छा है। इटर्नल एक्शन को शो करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। जबकि जो हमारी डायनामिक वर्ब्स हैं, ये डायनामिक वर्ब्स क्या होती हैं? डायनामिक वर्ब्स होती हैं ये परमानेंट एक्शन को नहीं, बल्कि ये टेम्पोरेरी एक्शन को शो करती हैं। टेम्पोरेरी एक्शन क्या होता है? टेम्पोरेरी एक्शन शुरू हुआ, आगे बढ़ा और फिर समाप्त हो गया। स्टैटिक वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स को और आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो स्टैटिक वर्ब्स होती हैं ये इनके द्वारा किए गया कार्य कभी समाप्त नहीं होता है, और ऐसा कार्य करने में कोई भी व्यक्ति थकान अनुभव नहीं करता, अथवा वह अंग या पार्ट जो काम करता है वह कभी थकता नहीं है। इसलिए इसको हम फिक्स या इटर्नल तक चलने वाले, सदैव चलने वाले वाक्यों में इसका यूज करते हैं कि ऐसा वाक्य जो यूँ बात व्यक्त करे जो सदैव चलने वाली हैं, फिक्स। और डायनामिक वर्ब्स क्या होता है? ये होता है टेम्पोरेरी एक्शन जो करता है, यानी कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करने के शुरुआत किया, फिर आगे बढ़े और इसके बाद फिर फिजिकल एग्जर्शन होने लगता है, थकावट होने लगती है और हम कार्य को बंद कर देते हैं। तो ऐसे कार्य जिसको करते करते कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य जब थकने लग जाए तो आप ये समझ जाइए कि वो डायनामिक वर्ब्स है। क्योंकि मनुष्य कोई मशीन नहीं हो सकता, ठीक है, कि जो सदैव लगातार तक कार्य करता रहे। मशीन भी लगातार नहीं करती, ये प्राकृतिक है, नेचुरल ऑब्जेक्ट चीज़ें होती हैं जो सदैव कार्य करती रह सकती हैं। तो जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है उसके अंदर जो हमारी डायनामिक वर्ब्स है टेम्पोररी एक्शन को शो करता है। ओके, और ये कार्य कुछ समय तक चलता है, इसके बाद ये किसी जो है विकास की ओर चलता है। इसके बाद ये कार्य यानी इसमें कार्य बिगिन होगी और इसके बाद में डेवलपमेंट होगा, इसके बाद स्टॉप हो जाएगा, काम रुकेगा। लेकिन यह कार्य किसी इंड तक नहीं पहुंचेगा, और जब इंड तक पहुंचेगा तब ये दूसरा टेंस हो जाएगा जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो वाक्य का स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और वर्ब क्या लगेगी? फाइनाइट वर्ब लगेगी। फाइनाइट वर्ब यानी इस टेंस में हम क्या प्रयोग करेंगे? फाइनाइट वर्ब में हम डायनामिक वर्ब्स का प्रयोग करेंगे, स्टैटिक वर्ब्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर चुके हैं। ओके, अगर आप नए हो चैनल पर या आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप उसे अवश्य देख लें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको अवश्य अनिवार्य रूप से कर लें। तो डायनामिक वर्ब्स का हम प्रयोग करके कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि वह मैदान में दौड़ रहा है। देखिए यहाँ पर वह सब्जेक्ट है और दौड़ रहा है। उसके दौड़ने का कार्य इटर्नल नहीं हो सकता, लगातार नहीं चल सकता। वह कुछ समय के बाद दौड़ने के बाद थक जाएगा और उसका कार्य स्टॉप हो जाएगा, विराम उस पर लग जाएगी। ओके, तो जो डायनामिक वर्ब्स है वो अस्थायी होता है, शुरुआत और डेवलपमेंट होती है, फिर कार्य रुक जाता है। ओके, तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर इस तरह का ट्रांसलेशन हमको बनाना है, ऐसे वाक्य आ गए हैं तो हम कैसे इसको बनाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि हमें पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो इसी वाक्य को लेते हैं। जैसे सबसे पहले कि जब हम वाक्य की रचना कॉन्टिन्यूअस में करते हैं तो सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते हैं तो हमारा जो वाक्य की रचना होती है इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, और सब्जेक्ट के साथ में हम बी वर्ब, ठीक, बी वर्ब्स के अंतर्गत कई हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं जिसमें विशेषकर हम इसमें इज, आई एम
और आर का यूज करते हैं। ओके, इसका यूज करेंगे। ये सिमिलर के साथ आप इज, आई के साथ एम और इसके साथ आर लगाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, जो डायनामिक वर्ब होगा उस डायनामिक वर्ब में आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और इसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है तो आप उसको बना लेंगे। तो इस प्रकार से वह मैदान में दौड़ रहा है, इसका ट्रांसलेशन अगर आप बनाते हैं तो ही इज रनिंग इन द फील्ड। ही इज रनिंग इन द फील्ड आपका ये बन जाएगा। अगर निगेटिव आपको बनाना है तो जो दी गई वी वर्ब्स है इज एम आर, इसी के बाद में नॉट लगा दीजिए। अगर इंट्रोगेटिव है तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को आप सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। ओके, और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, आपका वाक्य बन जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन वर्ड यूज है तो हेल्प सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाइए, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा करके फिर सब्जेक्ट लिखिए और फिर जो है आप डायनामिक वर्ब्स में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बस आपका वाक्य ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बन जाएगा। आगे आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य की रचना हमारी कैसे होगी। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आप सब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे और इसके बाद में आप यही बी वर्ब्स लिखेंगे, लेकिन बी वर्ब्स के अंतर्गत आप इज एम आर नहीं बल्कि वाज वर्ब का यूज करेंगे। और इसके बाद में फिर यही डायनामिक वर्ब्स आप एम बी फर्स्ट में आईएनजी लगा करके और ऑब्जेक्ट यही लगा देंगे। इसका भी निगेटिव जब बनाएंगे तो वाज वर्ब के बाद नॉट लगाइए। इंट्रोगेटिव करना है तो वाज वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट कर दीजिए। क्वेश्चन वर्ड का यूज है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखिए, फिर आप इस ऑक्सिलरी वर्ब को लगाइए, हेल्पिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट लिखिए और फिर डायनामिक वर्ब्स लिख करके उसमें ऑब्जेक्ट लगाते हुए साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। अब अगला जो आप पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपका जो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है, ओके, फर्स्ट पर्सन आप समझते हैं, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपका आता है आई और वी। ओके, आई वी है तो इसके साथ में आप सेल लगा दीजिए। ओके, और अगर फर्स्ट के अलावा आपका सेकंड या थर्ड पर्सन का है तो यहाँ पर थर्ड पर्सन आप जिसमें आपका यू आएगा, ही सी इट आएगा, ही सी इट, ही सी दे और यू आएगा। मैं लिख भी देता हूँ, ही सी यू और दे। तो ये आपका थर्ड पर्सन का है और ये सेकंड पर्सन का है। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में है तो आप यहाँ पर विल लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये विल जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी है वैसे, लेकिन यहाँ पर इसको ऑक्सिलरी के रूप में हम यूज करेंगे। और इसके बाद में बी लगाइए और बी लगाने के बाद में आप जो आपका डायनामिक वर्ब है उसी में आईएनजी लगाते हुए आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बस आपका फ्यूचर का भी ट्रांसलेशन बन जाएगा। ओके, अब मान लो इसको आपको निगेटिव बनाना है तो जब निगेटिव आप बनाएंगे तो बिल और बी के बीच में नॉट लगा दीजिए। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो केवल बिल को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए। निगेटिव है तो सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हुए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप तीनों टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर वाक्य दिया है तो आप उसको अंग्रेजी में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि अगर मान लो इसी सेंटेंस को जो दिया हुआ है इसको मुझे ट्रांसलेट करना है तीनों कंटिन्यूअस टेंस में, तो कैसे हम बनाएंगे? मैं मैदान में दौड़ रहा हूँ, क्या होगा अंग्रेजी? वह मैदान में दौड़ रहा है। आप बनाएंगे ही इज रनिंग इन द फील्ड। ओके, अगर इसी को कब पास्ट में कंटिन्यूअस में करना है तो आप कर देंगे ही वॉज रनिंग इन द फील्ड। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके, अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में लेकर जाना है तो ही चूंकि थर्ड पर्सन का है तो आप प्रयोग करेंगे विल,
ही विल बी रनिंग इन द फील्ड। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। आप ये जरूर क्लियर हो गए होंगे कि कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसको किन किन नामों से पुकारा जाता है, और इसके साथ यूज की जाने वाली फाइनाइट वर्ब में हम किस तरह के वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जैसे रनिंग है तो ये आपका डायनामिक है, क्योंकि दौड़ेंगे इसके बाद आपको थकावट आ जाएगी, यानी जो टेम्पोरेरी एक्शन को शो करेगी। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस पर आधारित कोई भी एक्सरसाइज हो तो आप उसे ट्रांसलेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।